हेलो स्टूडेंट्स, BVN डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एक समानुवर्ती गति। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समानुवर्ती गति देखो किसको बोलेंगे हम। जैसे मान लो कोई कण वर्ताकार पथ पे घूम रहा है, ये मान लो कोई वर्तीय पथ है जिसकी त्रिज्या कितनी है r। अब जैसे मान लो पार्टिकल बिंदु P से चला और किसी डेल्टा t समय में P से Q तक गया, तो ये बिंदु P था और ये आपका बिंदु Q है। समय मान लो डेल्टा t लगा। अब डेल्टा t समय में पार्टिकल देखो, कोई मान लो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, उसके लिए पार्टिकल कितने एंगल से घूम गया, इसको मान लेते हैं अपन डेल्टा थीटा। क्या मान लेते हैं? डेल्टा थीटा। अब यहाँ पे अपने को तीन चार चीजें याद रखनी है। पार्टिकल देखो P से Q तक गया, तो P से Q तक गया तो देखो उसने दूरी कितनी, इस चाप, ये देखो एक चाप बन गया ना, तो इस चाप, इसकी लेंथ मान लेता हूँ मैं s है, लंबाई। तो उस देखो ये इसने तय की, तो ये क्या हो जाएगी, s क्या हो जाएगी, दूरी। ठीक। समय मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगा पार्टिकल को t, डेल्टा t समय लगा। अब देखो ये हो गई दूरी। अच्छा, बिंदु P से Q तक गया, तो बिंदु P से Q के मध्य की सीधी दूरी कितनी हो जाएगी, सीधी लंबाई, जिसको अपन सीधी लंबाई, इसको मान लेते रहो डेल्टा r। ये क्या हो जाएगा आपका विस्थापन। विस्थापन बेसिकली क्या होता है, कण की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम लंबाई है ना, तो ये लंबाई होगी, आपकी विस्थापन हो गया। अच्छा, यहां से पूछे कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन देखो यहां से कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा। कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा। कहने का मतलब अपन जितने एंगल से घूम गए उस एंगल को बेसिकली क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन को जनरली अपन यहाँ पे रेडियन में लेना है। किस में लेना है, रेडियन में। एंगल को जनरली अपन डिग्री में भी लेते हैं, पर यहाँ पे अपन किसको लेंगे, रेडियन में। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आता है अपने को, क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया विस्थापन। अब यहाँ से एक चीज रिलेशन और निकाल सकते हैं। अच्छा, जो एंगल और ये चाप, इनमें एक रिलेशन जानते हैं। ये गणितीय सूत्र क्या होता है, मैथमेटिकल रिलेशन, कि क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर, तो यहां से देखो डेल्टा थीटा बराबर मैं ये लिख सकता हूं ना, डेल्टा थीटा बराबर S/r। तो ये क्या हो जाएगा आपका चाप, तो ये हो गया डेल्टा थीटा, कोणीय विस्थापन, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये अपन देख सकते हैं। तो यहां से अपन ने देखो तीन चीजें सीखी। कोणीय विस्थापन, जब बिंदु P से Q तक गया तो कोणीय विस्थापन, दूरी और विस्थापन। विस्थापन का मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रेखीय विस्थापन, है ना। सिंपल विस्थापन लिखा, इसका मतलब क्या बोलेंगे अपन, रेखीय विस्थापन या विस्थापन, जो भी है। ठीक भाई, ये तीन चीज पढ़ ली। अब देखो उसके बाद ये अपने को एक रिलेशन भी पता चल गया। ठीक भाई, अब उसके बाद देखो क्या होगा कि अपन कितने एंगल से घूम गए, डेल्टा थीटा एंगल से, कितने समय में, डेल्टा t समय में। अब इस कोणीय विस्थापन में अगर मैं लगे समय का डिवाइड करूंगा तो अपने को क्या मिलेगा, कोणीय वेग मिलेगा। जैसे रेखीय गति में अपने को क्या मिलता है, विस्थापन में जब समय का भाग देते हैं तो क्या मिलता है, कोणीय वेग। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कोणीय वेग। समझ पा रहे हो। अब देखो सिंपली देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है आपके एग्जाम में। जैसे एग्जाम में जनरली देखो तीन चार चीजें यहीं से पूछी जा सकती हैं। दूरी विस्थापन के बारे में आप जानते हैं, कोणीय विस्थापन के बारे में देखो कुछ, जैसे मान लो पार्टिकल आपका इसकी त्रिज्या r है ना, और मान लो इस बिंदु से चला और उसने एक पूरा चक्कर लगाया। कितना लगाया, एक पूरा चक्कर। अच्छा, एक पूरा चक्कर लगाएगा जब कण, तो उसने दूरी कितनी तय की होगी, दूरी तो क्या होती है, दूरी वही होगी जो वृत्त की परिधि होगी, तो कितनी हो जाएगी, 2πr। अच्छा, आपसे कोई भी पूछे कि विस्थापन, तो विस्थापन क्या बोलोगे आप, विस्थापन हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम लंबाई। देखो प्रारंभ में पार्टिकल जैसे मान लो बिंदु P था, तो P पे था और अंतिम स्थिति भी उसकी P है, तो कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, यहां से नई चीज क्या पूछेगा, कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, कोणीय विस्थापन हो जाएगा 2π, है ना। देखो यहाँ से कितना कोण बनेगा, कोई ऑब्जर्वर अगर सेंटर पे बैठा होगा तो उसके लिए कितने को कोण से घूम जाएगा, 360। 360 को रेडियन में क्या लिख सकते हैं अपन, 2π। कैसे लिख सकते हैं, 2π। तो ये हो गया आपका कोणीय विस्थापन। अच्छा, इसी क्वेश्चन में आपसे ये ऐसा पूछा जाए कि पार्टिकल ने यहाँ से 2 चक्कर कंप्लीट किए। कितने चक्कर कंप्लीट किए, 2 चक्कर।
तो बताओ उसने दूरी कितनी कहेगी, तो 2 चक्कर लगाएगा तो दूरी तो हो जाएगी 4πr, एक चक्कर में 2πr, तो 2 चक्कर में 4πr। अच्छा विस्थापन अगेन क्या हो जाएगा 0। अच्छा कोणीय विस्थापन, एक चक्कर में अपन 2π एंगल से घूमते हैं तो 2 चक्कर में 4π एंगल से घूम जाएंगे, तो कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा फिर 4π। ठीक भाई, नेक्स्ट। अब देखो इसके बाद देखो कोणीय वेग, तो कोणीय वेग, कोई पार्टिकल वर्ताकार पथ पे घूम रहा है, ये त्रिज्या r बिंदु P से कहाँ तक गया, Q तक गया, तो ये डेल्टा थीटा था आपका, और समय कितना लगा मान लो डेल्टा t। तो कोणीय वेग को क्या लिखेंगे, देखो इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। अच्छा मैंने एरो लगाया ऊपर, इसका मतलब कैसी राशियां होती हैं, ये भी सदिश राशियां होती हैं। आपका कोणीय वेग भी क्या होता है सदिश, जैसे रेखीय वेग सदिश राशि, वैसे ही कोणीय वेग की आपकी क्या होती है सदिश राशि। तो विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन को क्या बोलेंगे अपन, कोणीय वेग, है ना। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में पार्टिकल कितना घूम गया, 1 सेकंड में जितना पार्टिकल घूम जाएगा जितने रेडियन से, वही आपका क्या हो जाएगा कोणीय वेग हो जाएगा, है ना। तो जनरली आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 सेकंड में पार्टिकल का जितना कोणीय विस्थापन हुआ है या जितना घूम गया, वही आपका क्या हो जाएगा कोणीय वेग। ये हो गया भाई कोणीय वेग। अच्छा रेखीय वेग को जनरली अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन, रेखीय वेग को क्या बोलते हैं, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, रेखीय वेग। उसके बाद देखो इसमें कोणीय वेग के बाद जैसे अपन बोले कि इसका कोणीय त्वरण, क्या बोले कोणीय त्वरण। देखो जनरली वहां पे अपन क्या करते हैं, वेग पढ़ने के बाद कोणीय, वेग पढ़ने के बाद पढ़ते हैं त्वरण, जिसको अपन जनरली रेखीय त्वरण बोल सकते हैं। तो रेखीय त्वरण क्या होता है, बेसिकली वेग में समय के साथ परिवर्तन। तो अल्फा को अपन देखो, सॉरी कोणीय वेग को अपन अल्फा से डिनोट करते हैं, तो अल्फा को देखो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोणीय वेग में समय के साथ परिवर्तन, इसको क्या बोल देंगे अपन कोणीय त्वरण, क्या बोलेंगे कोणीय त्वरण। तो विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन आपका कोणीय वेग, और कोणीय वेग में समय के साथ परिवर्तन को क्या बोलेंगे अपन कोणीय त्वरण। ये बेसिक पैरामीटर है जो अपनी एक समानुवर्ती गति में अभी काम आएंगे, तो अपन बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये हो गया आपका कोणीय त्वरण। अब इसमें देखो एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जनरली बच्चे बोलते हैं कि सर देखो इस पे भी आपने एरो लगा रखा है, इस पे भी एरो लगा रखा है, इस पे भी, तो इनकी दिशा क्या होगी, इनकी दिशा क्या होगी। तो जनरली देखो अपने को दिशा का क्या कैसे ध्यान रखना है, जैसे मान लो कि एक्स वाई प्लेन है ना, ये एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, है ना, ये आपका माइनस एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और माइनस वाई। तो इधर अपन जनरली आई कैप लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं जे कैप, है ना। अच्छा इसकी जो लंबवत एक्सिस होती है उसको क्या लेंगे अपन जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस में जनरली अपन के कैप लेते हैं ना, जो क्या होती है बोर्ड के लंबवत। अब जनरली इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है आपको, यहाँ डेल्टा थीटा कोमा ओमेगा वह अल्फा की दिशा उस तल के लंबवत होगी जिस तल में कण गति कर रहा है। समझ पा रहे हो, कहने का मतलब पार्टिकल जिस भी तल में घूमेगा तो उस तल के हमेशा क्या होगी लंबवत होगी, उस तल के हमेशा क्या होगी लंबवत। अर्थात यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लो पार्टिकल ऐसे जा रहा है ना, पार्टिकल ऐसे ही तो घूम रहा है ओमेगा से, पार्टिकल कैसे घूम रहा है ओमेगा से ऐसे घूम रहा है। अब ये एक्स वाई प्लेन हो गया, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो आपकी डेल्टा थीटा अल्फा और ओमेगा इनकी दिशा क्या होगी इसके लंबवत। इसके लंबवत दो दिशा हो सकती है, देखो बोर्ड के बाहर और बोर्ड के अंदर। अगर अपन ने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा लिया तो बोर्ड के बाहर तो आएगा के केप और बोर्ड के अंदर आएगा माइनस के केप। अब अपने को कैसे पता चलेगा भाई के केप है कि माइनस के केप है, तो इसको निकालने का देखो बिल्कुल बेसिक तरीका, आप क्या करोगे, पार्टिकल जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को क्या करो घुमाओ। तो उस डायरेक्शन जैसे मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो अपन फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे तो थंब अपने को क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा ओमेगा एंड अल्फा। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे इस केस में पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, ओमेगा की डायरेक्शन भी के केप आएगी, थोड़ा बेसिक आइडिया है ध्यान रखेंगे। इसकी भी डायरेक्शन क्या आएगी के केप आ जाएगी, है ना। अल्फा की और डेल्टा थीटा की भी क्या है के केप। अच्छा इसी केस में अगर पार्टिकल ऐसे घूमता, ये आपका क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, समझ पा रहे हो ना, ऐसे क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। अगर इसी में क्लॉकवाइज घूमता तो क्या होता, देखो अपन फिंगर को ऐसे कर्ल करते तो थंब बोर्ड के अंदर, तो फिर डायरेक्शन क्या आ जाती माइनस के केप आ जाती, क्या आ जाती माइनस के केप। थोड़ा सा बेसिक आइडिया अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक भाई, ये अपने को इतना समझ आ रहा है। उसके बाद देखो अपने को एक चीज याद रखना है, जो अपना कोणीय वेग, ये क्या हो गया कोणीय वेग। यहाँ से अपने को कोणीय, देखो पार्टिकल जब घूम रहा होगा ओमेगा से तो उसकी कोई रफ्तार भी होगी, जैसे ऐसे v से चल भी रहा होगा वो, देखो घूम भी रहा है और v से चल भी रहा है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको, रेखीय वेग
वह कोणीय वेग में संबंध। बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, ये जो पैरामीटर पढ़ रहे हैं अभी एक समान वर्तीय गति में, ये पैरामीटर्स अपने काम आएंगे, इसलिए अपन इनको पढ़ रहे हैं पहले थोड़ा। तो इसमें देखो सिंपली आपको ऐसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से जनरली कई बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो कोई पार्टिकल, ये आपका ओरिजिन है और यहाँ से मान लो कि r दूरी पे, इसको जनरली स्थिति सदिश बोलते हैं। यहाँ से मान लो कोई पार्टिकल लंबवत ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे समझ पा रहे हैं। इस बिंदु के सापेक्ष मान लो पार्टिकल लंबवत दूरी, ये एंगल क्या होना चाहिए आपका 90। अगर ये 90 है तो अपन इसको लिख सकते हैं v बराबर ओमेगा आर। क्या लिख सकते हैं? v बराबर ओमेगा आर। तो यहाँ पे v तो क्या होगा उसका रेखीय वेग, और ओमेगा क्या हो जाएगा? कोणीय वेग। देखो ऐसे ओमेगा से घूम रहे हैं और v से चल रहा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? ये देखो ओरिजिन है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा ओरिजिन, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है ना। कहने मतलब किसी भी बिंदु से r दूरी या r लंबाई पर कोई पार्टिकल लंबवत दौड़ रहा है, त्रिज्य सदिश के क्या है लंबवत दौड़ रहा है ना, समझ में लंबवत हो गया अभी, तो क्या लिखेंगे v। इसी को अगर अपन सदिश रूप में लिखेंगे तो सदिश रूप में आपको याद रखना है, सदिश रूप में लिखेंगे v बराबर ओमेगा क्रॉस r, v बराबर ओमेगा क्रॉस r। ये फॉर्मूला कब काम आता है? ये फॉर्मूला जब काम आता है जैसे मान लो कैसे बोलेगा कि एक पार्टिकल मूल बिंदु से 2,3 कोऑर्डिनेट, अब 2,3 कोऑर्डिनेट दे दिया, मतलब क्या करोगे आप? त्रिज्य सदिश कैसे लिखोगे? r बराबर क्या लिख दोगे? यहाँ पे आई कैप लगा दोगे, यहाँ पे क्या लगा दोगे? जे कैप। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? तो ये आपका r हो जाएगा। बोलेगा कि पार्टिकल मूल बिंदु से 2,3 बिंदु पर इस रफ्तार से चल रहा है। किससे चल रहा है? इस रफ्तार से। जैसे कोई भी आपको रफ्तार v दे देगा, जैसे मान लो कि 2j कैप, कुछ भी दे दिया, 2j कैप प्लस आई कैप है ना, या फिर आई कैप जो भी है, ऐसे आपको दे दिया, तो बताओ उसका कोणीय वेग क्या होगा? या फिर उसका उल्टा पूछ सकता है कि ओमेगा दे दिया, इसका उल्टा क्या पूछ सकता है आपको? ओमेगा। भाई r दे देगा आपको, ओमेगा देगा, फिर v पूछ सकता है। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? जैसे मान लो कि बोलेगा कि पार्टिकल बिंदु 2,3 पे, पार्टिकल बिंदु 2,3 पे जैसे कोणीय वेग दे देगा कि 2 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है ना, 2 रेडियन पर सेकंड के जो भी है ऐसे दे देगा। फिर पूछेगा v बताओ, तो आप v इजीली बता सकते हो, क्या करोगे? ओमेगा क्रॉस r, क्रॉस प्रोडक्ट कर लोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। अच्छा यहाँ पे जनरली देखो यहाँ से कैसे आया, सोच के देखो, इस केस में r और v में एंगल कितना है? 90। अच्छा यहाँ से सोच के देखो r और ओमेगा में एंगल कितना है, क्योंकि अपन जानते हैं देखो ओमेगा अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो सोच के देखो अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा तो इस तल के लंबवत ही आना है, ओमेगा हमेशा इस तल के क्या आता है? लंबवत आता है। अब इस तल के अगर लंबवत आ रहा है तो ओमेगा और r में आपसे पूछे एंगल, देखो r तो ऐसे है और ओमेगा बाहर होगा, तो दोनों में एंगल कितना? 90 डिग्री। तो ओमेगा क्रॉस r साइन थीटा लिखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट जब अपन खोलते हैं तो ऐसे तो करते हैं ना, ओमेगा मोड r का मोड इंटू साइन थीटा। तो अच्छा थीटा 90 तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो अपना ये फॉर्मूला, तो अभी अपने ये फॉर्मूला काम का है ना, ये कई जगह काम आएगा आपके फॉर्मूला v बराबर ओमेगा, v बराबर ओमेगा। तो ये बेसिक पैरामीटर थे जो भी अपने काम आएंगे, है ना। नेक्स्ट देखो ये था अपना नेक्स्ट इसमें देखो अभी पढ़ेंगे एक समानुवर्ती गति। क्या पढ़ेंगे? एक समानुवर्ती गति। एक समानुवर्ती गति कुछ बेसिक पैरामीटर जो इसमें काम आने वाले तो अपन ने पहले पढ़ लिए है ना। एक समानुवर्ती गति, एक समानुवर्ती गति देखो अपन किसको बोलेंगे? कोई भी कण यदि कोई वर्ताकार पथ पे घूम रहा है और वो नियत चाल से चल रहा है, किससे चल रहा है? नियत चाल से, तो ऐसी गति को क्या बोलेंगे? एक समान गति, है ना। तो वर्ताकार पथ पर गतिशील कण की चाल यदि नियत हो तो क्या लिखेंगे? वर्ताकार पथ पर गतिशील कण की चाल यदि नियत हो तो ऐसी गति को क्या बोलेंगे? ऐसी गति एक समानुवर्ती गति कहलाती है ना। एक समानुवर्ती गति कहलाती है, बेसिक बिल्कुल है ना। वर्ताकार पथ गतिशील, ये देखो। अब देखो सबसे पहले इसका मतलब क्या हो, जैसे मान लो ये पार्ट, ये आपका एक वर्तीय पथ आपका, इसकी त्रिज्या मान लो r है ना, ये इसका मूल बिंदु हो गया है ना, और इसकी चाल देखो v। अब देखो यहाँ से बेसिक क्या क्या चीजें अपने को सीखनी है। ऐसे घूम रहा पार्टिकल तो उसकी चाल क्या होगी? नियत। तो सबसे पहले अपने को एक बात तो पता चल गई, चाल क्या होगी? नियत होगी। चाल तो क्या होगी? कण की नियत होगी।
उसके बाद देखो चाल के बाद अपन देखते हैं वेग। वेग को चेक करते हैं क्या है, देखो वेग क्या होगा भाई यहाँ पे, देखो वेग को चेक करते हैं। वेग में जैसे कि वेग एक सदिश राशि, तो सदिश राशि में अपने को दो चीज चेक करनी पड़ेगी, परिमाण और दिशा। अब चूंकि जैसे मान लो कि ये 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो इसे 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा होगा, इसका मतलब क्या होगा कि अपन अगर इसको वेग बोले तो वेग का परिमाण तो क्या है, नियत है। वेग का परिमाण तो क्या है, नियत है। अब दिशा को चेक करते हैं। दिशा देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग आएगी। जैसे यहाँ पे देखो पार्टिकल ऐसे दौड़ रहा होगा, यहाँ पे ऐसे दौड़ रहा होगा। अच्छा चाल को अपन क्या लिख सकते हैं, वेग का मोड। वेग का अगर अपन परिमाण ले ले तो वही आपको क्या मिलेगी, चाल मिलेगी। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? अब जैसे मान लो बिंदु ये है, इस बिंदु पे कैसे दौड़ रहा होगा पार्टिकल, नीचे की तरफ। इस बिंदु पे ऐसे ऐसे, इस पे बहुत सारे बिंदु हैं, हर एक बिंदु पे इसकी दिशा क्या होगी, अलग अलग। जैसे अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जनरली ऐसे ले, ये आपका मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी जे केप, ये क्या हो जाएगा माइनस आई केप। भाई इधर आई केप तो उधर माइनस आई केप, नीचे की तरफ माइनस जे केप और यहाँ पे प्लस आई केप। इसका मतलब देखो हर एक बिंदु पे इस पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब अपना वेग क्या होगा, नियत या परिवर्तनशील, ये होगा परिवर्तनशील, वेरिएबल होगा। क्या होगा आपका, वेरिएबल। वेग क्या होगा, वेरिएबल। अच्छा वेग में भी क्या चेंज हो रहा है, देखो वेग का परिमाण तो नियत है। देखो यहाँ पे क्या दो चीजें ध्यान रखनी है, वेग का परिमाण तो क्या है, ये तो नियत है, और वेग की दिशा बदल रही है। वेग की दिशा क्या है, बदल रही है। चाल तो नहीं है, तो पर इसकी क्या हो रही है, दिशा बदल रही है, इसलिए अपन वेग को क्या बोलेंगे, परिवर्तनशील बोलेंगे। एक बात। नेक्स्ट देखो, इसके बाद देखो एक टर्म अपन पढ़ते हैं संवेग। क्या पढ़ते हैं, संवेग। आपसे कोई पूछे कि संवेग पे क्या देखो, संवेग देखो, संवेग जनरली अपन जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है, इसको पी से डिनोट करते हैं। पी बराबर क्या होता है, एम वी। अब देखो द्रव्यमान गुणा वेग। अब चूंकि देखो द्रव्यमान तो नियत है, पर वेग अगर बदल रहा है तो संवेग भी क्या होगा, बदलेगा। अर्थात आपका संवेग भी कैसा होगा, परिवर्तनशील। ये भी क्या होगा, परिवर्तनशील। उसके बाद नेक्स्ट देखो ये हो गया आपका संवेग। संवेग के बाद देखो, संवेग के बाद आपसे कोई पूछे कोणीय वेग। क्या पूछे, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग क्या होगा, ओमेगा से लिखते हैं। कोणीय वेग क्या होगा, नियत या परिवर्तनशील। देखो ऐसे पार्टिकल कैसे चल रहा है, तो देखो v से चल रहा होगा और ओमेगा से घूम रहा होगा। अभी मैंने आपको बताया है ना, ओमेगा से घूम रहा होगा, v से चल रहा है तो ओमेगा से घूम रहा होगा। तो कोणीय वेग, ओमेगा क्या होगा भाई, नियत होगा या परिवर्तनशील। तो ध्यान रखना ये नियत होगा। ऐसा मैंने क्यों बोल दिया, नियत होगा। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोला कि सर अपन ने बोला कि v बराबर क्या होता है, ओमेगा आर। क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर। अब देखो v चेंज हो रहा है, r तो देखो नियत है। अगर कण वर्ताकार पथ पे घूम रहा है तो त्रिज्या तो उसकी नियत रहेगी, चलो r तो नियत है। पर चूंकि v बदल रहा है इसलिए ओमेगा बदलना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मैं v का मोड लूंगा, यहां से मोड लूंगा तो क्या करूंगा, ओमेगा का मोड r का मोड इंटू साइन थीटा। ऐसे ही खोलते हैं अपन क्रॉस प्रोडक्ट को। अब देखो थीटा क्या है, ओमेगा और r के मध्य एंगल। r तो हमेशा ऐसे होगा, r तो क्या होगा, हमेशा ऐसे होगा। और ओमेगा मैंने अभी बताया आपको, देखो ऐसे फिंगर गल करेंगे तो बाहर, तो ओमेगा ऐसे आर ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90। तो ये तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब v, और v का मोड क्या कहलाता है, चाल, और चाल तो क्या है, नियत है। इसका मतलब v का मोड क्या है, नियत है, इसलिए ओमेगा क्या होगा आपका, नियत होगा। इसलिए ओमेगा आपका क्या होगा, नियत होगा। तो एक चीज ध्यान रखनी है, कोणीय वेग इसमें क्या रहेगा, नियत रहेगा। कोणीय वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा। उसके बाद देखो कोणीय वेग के बाद एक चीज, एक टर्म होता है कि कोणीय संवेग। क्या आता है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, इसको जनरली देखो L से भी लिखा होता है, कई जगह ओमेगा से भी लिखा होता है ना। अगेन इसको देखो L बराबर जनरली अपने ध्यान रखना है, L बराबर होता है आई ओमेगा। क्या होता है, आई ओमेगा। देखो रेखीय वेग को लिखते हैं अपन द्रव्यमान गुणा वेग, ऐसे ही कोणीय संवेग को लिखेंगे। देखो रेखीय संवेग को क्या लिखेंगे, संवेग मतलब रेखीय संवेग, द्रव्यमान गुणा वेग। तो कोणीय संवेग को लिखा जाता है, इसको आई को बोला जाता है जड़त्व आघूर्ण। क्या बोला जाता है, जड़त्व आघूर्ण। बेसिक फॉर्मूला अपन जानते हैं ये, L बराबर आई ओमेगा। तो जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। अब चूंकि आई तो नियत है, जड़त्व आघूर्ण तो क्या है, नियत है, तो ओमेगा भी नियत है यहाँ पे, तो ये दोनों नियत है, तो एल भी क्या आएगा, नियत आएगा। तो आपका कोणीय संवेग भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो ये बेसिकली जनरली क्या होता है, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि एक समानुवर्ती गति में निम्नलिखित में से सत्य असत्य, ऐसे कथन पूछ लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बेसिक है ना। तो अपने को पता चला कि हमने पढ़ा भाई चाल नियत रहती है, वेग परिवर्तनशील होता है,
वेग में वेग का परिमाण तो नियत रहता है पर उसकी दिशा बदल रहती है, इसलिए अपन को परिवर्तनशील बोलते हैं। संवेग भी परिवर्तनशील होता है, कोणीय वेग नियत होता है और कोणीय संवेग भी क्या होता है, नियत होता है। नेक्स्ट देखो कुछ और पैरामीटर पढ़ेंगे अपन आगे। देखो इसके बाद देखो तो कि अभी देखो अपन एक चीज पढ़ी कि पार्टिकल का वेग चेंज हो रहा है, पार्टिकल का वेग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चाल भले ही नहीं था पर वेग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर वेग चेंज हो रहा है समय के साथ, इसका मतलब त्वरण होगा, क्योंकि वेग में समय के साथ परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। इसका मतलब त्वरण यहाँ पे होगा। वैसे भी जनरली अपन सोच सकते हैं कि पार्टिकल अगर वर्ताकार पथ पे घूम रहा है, या आर त्रिज्या, अब वर्ताकार पथ पे पार्टिकल अगर घूम रहा है, इसका मतलब इसको घुमा कोई ना कोई घुमा रहा है। घुमाने के लिए किसी भी वस्तु को अगर अपने को घुमाना है तो उस पर एक बल लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन ऐसे चल रही है तो बिना फोर्स लगाए उसकी दिशा नहीं बदलेगी, हमेशा वो उसी लाइन में चलती रहेगी। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। पर अगर उसको अपने को दिशा चेंज करनी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। बाहर से फोर्स मतलब बल लगाए, बल लगाए मतलब त्वरण आएगा। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे एक त्वरण होगा, है ना, जिसको बोलते हैं अपन अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, अभिकेंद्रित त्वरण। उसकी दिशा हमेशा क्या होती है, जैसे मान लो पार्टिकल ऐसे है, v से घूम रहा है जिसका द्रव्यमान m है, और ऐसे वर्ताकार पथ पे घूम रहा है, ऐसे ओमेगा से घूम रहा है। ठीक भाई। तो एक अभिकेंद्रित त्वरण आएगा जिसकी दिशा क्या होगी, हमेशा केंद्र की ओर। क्या होगी, केंद्र की ओर। तो यहाँ पे आता है देखो अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण देखो क्या होगा, बेसिकली अभिकेंद्रीय त्वरण का जो परिमाण होगा, इसको देखो मैं AC, देखो अभिकेंद्रीय को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल, है ना। या फिर इसको देखो त्रिज्य सदिश भी, इसको बोलते हैं त्रिज्य त्वरण भी, है ना। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्य त्वरण। इसका परिमाण की जो वैल्यू होगी वो होगी v²/r। क्या होगी, v²/r। परिमाण की बात कर रहा हूं अभी मैं, किसकी बात कर रहा हूं, परिमाण। तो इसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू क्या होगी, v²/r। v जो उसकी रफ्तार होगी और r क्या होगी, वर्ताकार पथ की त्रिज्या। समझ पा रहे हो। तो v²/r। अब इसको आपको बताना है कि कैसा है, ये नियत है या परिवर्तनशील। तो अगर अपन यहां से फॉर्मूले से देखें तो वो v का स्क्वायर ये नियत है और r नियत है। तो बेसिकली अगर फॉर्मूले से देखें तो क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। पर ध्यान रखना ये भी परिवर्तनशील होता है। कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है। कैसा होता है, परिवर्तनशील। कैसे, देखो इसकी दिशा हमेशा क्या होती है, केंद्र की ओर होती है। हमेशा कहाँ होती है, केंद्र की ओर। अब हमेशा केंद्र की ओर होगी तो यहाँ पे तो देखो ऐसे होगी। अब मान लो मैं दूसरा कोई पॉइंट लूँ, मान लो मैं कोई क्या कर लूँ, दूसरा पॉइंट लूँ। तो दूसरा पॉइंट ध्यान से लेंगे, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट आपका, यहाँ पे पार्टिकल की दिशा कैसी होगी, v ऐसे। तो अब देखो इसके लंब त्रिज्या केंद्र के अंदर देखो यहाँ पे दिशा कैसी होगी, AC की, ऐसे। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। यहाँ पे क्या होगी, त्रिज्य त्वरण की ऐसे। तो वो यहाँ पे दिशा अगर इधर थी तो यहाँ पे क्या होगी, ऐसे। तो देखो दिशा चेंज हो रही नहीं है। अब जैसे मान लो मैं बिंदु ये लूँ, इस बिंदु पे क्या होगा, पार्टिकल का देखो वेग तो नीचे की तरफ होगा, है ना। पर यहाँ पे क्या होगा, AC ऐसे आएगा। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। ऐसे मान लो इस बिंदु पे पार्टिकल का वेग तो देखो इस डायरेक्शन में होगा, और एक्सेलरेशन कहाँ आएगा, सेंटर की तरफ ऐसे आएगा। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। तो देखो इस बिंदु पे डायरेक्शन ऐसे है अभिकेंद्रिय त्वरण की, टॉप पॉइंट पे नीचे की तरफ, इस पॉइंट पे इधर, और नीचे वाले पॉइंट पे क्या होगी, अपवर्ड में होगी। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। तो अपन एक चीज देख सकते हैं कि वर्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर अभिकेंद्रीय त्वरण का परिमाण तो नियत है। देखो परिमाण तो नियत है पर दिशा क्या है, बदल रही है। इसलिए आपसे कोई पूछे कि अभिकेंद्रीय त्वरण एक समानुवर्ती गति में नियत रहेगा या परिवर्तनशील, तो आपका आंसर क्या होगा, परिवर्तनशील। आपका आंसर क्या होगा, परिवर्तनशील। और आपको यह भी बताना है उसमें कि अभिकेंद्रीय त्वरण का परिमाण तो नियत रहेगा पर उसकी दिशा बदलेगी, उसकी दिशा बदलेगी। अब अपन एक सिंपल चीज जानते हैं, अगर अपने को एक्सेलरेशन या त्वरण पता हो तो क्या करेंगे, जब द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर देते हैं, द्रव्यमान से गुणा कर देते हैं, तो अपने को क्या मिलता है, अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभिकेंद्रीय बल, है ना। इसको FC लिख देते हैं ना। तो अगेन इसका परिमाण की बात करेंगे तो क्या करेंगे, mv²/r। ये बेसिकली अपना क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय त्वरण। ये क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय त्वरण। सिंपली अभिकेंद्रीय बल mv²/r। अगेन दिशा FC की क्या होगी, हर एक जगह बदलेगी। यहाँ पे FC ऐसे होगा, यहाँ पे FC ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा और यहाँ पे ऐसे होगा। समझ पा रहे हो। तो अभिकेंद्रीय बल ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, परिवर्तनशील। कैसा होगा, परिवर्तनशील।
ये बात भी समझ आ रही है। इसका मतलब अभिकेंद्रीय त्वरण भी परिवर्तनशील है और अभिकेंद्रीय बल भी क्या है आपका, परिवर्तनशील है। ये दोनों चीजें अपने को समझ आ रही है। उसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें एक चीज और देखते हैं अपन, अभिकेंद्रीय बल और त्वरण हो गया। आपसे कोई पूछे कि कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा में क्या होता है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं। गतिज ऊर्जा में क्या होगा भाई, नियत रहेगी या परिवर्तनशील गतिज ऊर्जा। फॉर्मूला जानते हैं अपन क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। सिंपल है, 1/2 एम वी स्क्वायर। सोच के देखो 1/2 नियत है, एम द्रव्यमान नियत है, वी का स्क्वायर, ये भी क्या है, नियत है। तो गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो अपने क्या सीखा, एक समान वर्तीय गति में गतिज ऊर्जा भी क्या रहेगी, नियत रहेगी, है ना। वी स्क्वायर का मतलब जानते हैं, देखो वी को क्या लिखेंगे अपन, वी डॉट वी, है ना, वी डॉट वी। और दो सदिश राशियों का अगर अपन अदिश गुणा करेंगे तो वो क्या मिलेगा अपने को, अदिश राशि, है ना। तो ये क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो ये चीज याद रखनी। तो गतिज ऊर्जा भी क्या रहेगी, नियत रहेगी, है ना। ये 5 चीजें यहाँ से पूछी जाती है। उसके बाद देखो कई बार क्या पूछ लेते हैं कि अभिकेंद्रीय बल के द्वारा एक समान वर्तीय गति में किया गया कार्य, अभिकेंद्रीय बल के द्वारा एक समान वर्तीय गति में किया गया कार्य। तो देखो उसको देखते हैं अपन क्या होता है। देखो क्या पूछती है, एक समान वर्तीय गति में, एक समान वर्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य। ये जनरली पूछ लेते हैं। तो इसको देखो अपन चेक करते हैं सबसे पहले। जैसे मान लो पार्टिकल ऐसे वर्ताकार पथ पे घूम रहा है, इसकी त्रिज्या मान लो r है ना। अब देखो बल तो हमेशा कहाँ लगेगा, मैंने अभी बताया, जैसे मान लो ऐसे v से दौड़ रहा है तो बल की दिशा तो हमेशा कैसी होगी, आपकी जो आपका FC होगा उसकी तो केंद्र की तरफ होगी, हमेशा क्या होती है, केंद्र की तरफ, हमेशा कहाँ होगी, केंद्र की तरफ। अभिकेंद्रीय त्वरण की भी केंद्र की तरफ होगी और अभिकेंद्रीय बल की भी होगी केंद्र की तरफ, दोनों की दिशा एक जैसी होगी। ठीक भाई, तो इसकी दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होती है। अब मान लो कि पार्टिकल इस बिंदु पे था और थोड़ा सा आगे किसका, बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, बहुत थोड़ा, तो ये वाला मान लो ये dx विस्थापन हुआ उसका, थोड़ा सा dx विस्थापन हुआ ऊपर की तरफ, है ना। तो सोच के देखो, अगर आप यहाँ से सोच के देखो तो dx और fc में एंगल कितना, देखो dfx कहाँ है, ऊपर, छोटा सा स्मॉल विस्थापन लिया अपन टाइम इंटरवल के लिए, तो dx ये ऊपर की तरफ और f इधर, तो दोनों में एंगल कितना, 90 डिग्री। और कार्य बराबर क्या जानते हैं अपन, कार्य बराबर होता है बल डॉट विस्थापन, है ना, बल डॉट। कहने का मतलब W बराबर अपन क्या लिखते हैं, F डॉट dx, क्या लिखते हैं, F डॉट, जहाँ dx क्या होता है, विस्थापन, dx क्या होता है, ये F डॉट dr भी लिख देते हैं ना। तो ये dx अभी अपन विस्थापन हमारे यहाँ सोच के देखो, जो एंगल यहाँ पे जो अभिकेंद्रीय बल है FC और dx दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, अर्थात थीटा कितना हो गया, 90, थीटा कितना होगा 90। और वर्क डन में अपन जनरली जानते हैं F डॉट dx को जब अपन लिखते हैं देखो F का मोड इंटू dx का मोड इंटू कोस थीटा, ऐसे ही लिखते हैं भाई, है ना। अदिश गुणा को अपन जब खोलते हैं तो ऐसे ही लिखेंगे, F डॉट का विस्थापन थीटा 90 कोस 90 कितना होता है, 0। तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको, एक समान वर्तीय गति में जो आपका अभिकेंद्रीय बल होगा, कौन सा बल होगा, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय का वर्क डन हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है आपकी, चाहिए वर्तीय गति एक समान हो चाहे असमान हो, ये जो अभिकेंद्रीय बल होगा इसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो विस्थापन और बल है वो दोनों हमेशा क्या होंगे, लंबवत होंगे, लंबवत होंगे तो कोई भी काम नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक समान वर्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ऐसा क्यों है, तो क्यों का कारण है कि F और dx मतलब विस्थापन और बल दोनों क्या है, लंबवत है, इसलिए इसका वैल्यू क्या आती है, 0। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करना है आवर्तकाल, है ना। देखो आवर्तकाल बेसिकली अपन ऐसे केस में पढ़ाता है ऐसे केस में पढ़ा जाता है जिस केस में पार्टिकल कुछ समय पश्चात अपने पथ को क्या करिए, रिपीट करिए, है ना। तो अपन आवर्तकाल उसको बोल देंगे जितने समय में जितना समय लगा उसको पथ पूरा करने में, मतलब एक साइकिल पूरा करने में कितना समय लग रहा है, उस साइकिल को अपन एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लग रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, आवर्तकाल बोलेंगे ना। जनरली अपन जैसे बोलते हैं ना,
पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति है ना। तो सूर्य के चारों ओर दो टाइप की होती है अपन जानते हैं, है ना। 365 दिन में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है और पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमती है। वो कितने में घूमती है? 24 घंटे में। तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 365 दिन। तो वो आवर्तकाल कितना होगा? 365। और अपनी अक्ष पे घूमने में कितना होगा आवर्तकाल उसका? 24 घंटे, है ना। 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो आवर्तकाल बेसिकली यहाँ पे अपन सिंपली देखो एक समानुवर्ती गति की बात कर रहे हैं। तो ये इसकी मान लो त्रिज्या r है और v चाल से चल रहा है, ओमेगा से घूम रहा है ना। तो यहाँ से t आवर्तकाल क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। अच्छा, दूरी कितनी चली एक चक्कर में? 2πr। और इसका वेग कितना है? चाल कितनी है? v। आवर्तकाल कितना हो जाएगा? t बराबर 2πr/v। 2πr/v। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा? अच्छा, t के बाद अपने को एक पढ़ते हैं आवर्ती। इसको f से, है ना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जनरली अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आवर्ती बेसिकली क्या है? देखो सिंपल फॉर्मूला जानते हैं अपन। f बराबर क्या होता है? 1/t, है ना। मात्र क्या होता है उसका? हर्ट्ज, या क्या बोल सकते हैं अपन? सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स ये होता है हर्ट्ज। सेकंड इनवर्स को अपन क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं। तो ये आवर्ती हो गया। अब आवर्ती का अपने को बेसिक मीनिंग समझना है कि आवर्ती, तो आवर्ती बेसिकली याद रखना है कण के द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। कण द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को अपन क्या बोलेंगे? आवर्ती बोलेंगे बेसिकली, है ना। तो आवर्ती का स्टैंडर्ड मीनिंग याद रखें। फॉर्मूला तो अपने को आता ही है, टाइम पीरियड का उल्टा होता है। तो f बराबर अगर वहां से ऊपर से चेक करें तो v/2πr बन जाएगा। कितना बन जाएगा? v/2πr बनेगा, नहीं बनेगा? तो v/2πr ये बेसिक अपने को पता है ना। तो अपने को तो मतलब याद रखना है इसका कि मतलब क्या है कि 1 सेकंड में लगाएगी चक्रों की संख्या। अब ये आवर्ती का मीनिंग सब जगह सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि अपन एक समानुवर्तीय गति पढ़ रहे हैं तो आवर्ती का मतलब ये आवर्ती और ये आवर्तकाल ये अपन वहां पढ़ते हैं जहां पर पार्टिकल अपने पथ को रिपीट करे, कुछ समय अंतराल बसात बार बार क्या करे? रिपीट करे। ऐसे केस में अपन क्या पढ़ते हैं? आवर्तकाल और आवर्ती पढ़ रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पे देखो पार्टिकल वर्तीय गति कर रहा है तो बार बार अपने पथ को रिपीट करेगा, इसलिए पढ़ना जरूरी है आवर्तकाल और आवर्ती। मीनिंग सब जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अलावा देखो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे जब SHM पढ़ेंगे सरलावत गति, वहाँ पे भी इन चीज़ की बात होगी। उसके बाद अपन वेव वाला चैप्टर पढ़ेंगे तरंगे, वहाँ पे भी इनकी बात होगी, है ना। वेव के बाद अपन लाइट, चूंकि लाइट भी अपन जानते हैं वेव होती है, वहाँ पे भी इन सब की बात होगी, है ना। तो वहाँ पे पार्टिकल वर्ताकार पथ पे नहीं घूम रहा होगा, वो एक मूल बिंदु के सापेक्ष क्या करेगा? सरलावत गति कर रहा होगा ना। एक मूल बिंदु के सापेक्ष इर्द गिर्द गति को अपन क्या बोलते हैं? सरलावत गति, है ना। तो वहाँ पे केस लगेगा पर बेसिक मीनिंग सेम ही रहेगा। आवर्ती का मतलब 1 सेकंड में, वहां बोल देंगे 1 सेकंड में कण के द्वारा के कंपनों की संख्या। समझ पा रहे हो ना? यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो रहा मतलब एक चक्कर पूरा करा तो लगाए गए चक्रों की संख्या। तो ये इसका बेसिक मीनिंग हुआ। उसके बाद कोई एक टर्म और पढ़ते हैं अपन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं कोणीय आवर्ती। यहाँ पे बेसिकली कोणीय वेग और कोणीय आवर्ती एक ही बात है। कोणीय आवर्ती या इस केस में कोणीय वेग एक ही बात है। अब चूंकि अभी अपन ने पढ़ा रेखीय वेग और कोणीय वेग में अपन ने अभी एक संबंध पढ़ा। संबंध क्या था? v बराबर ओमेगा r। तो v बराबर ओमेगा r। तो यहाँ से ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? v/r। ऐसा लिख सकता हूँ मैं? लिख सकता। तो देखो प्रीवियस स्लाइड में अगर अपन जाएं तो यहाँ से देखो क्या v/r की जगह क्या रख सकते हैं अपन? ओमेगा। क्या रख सकते हैं? ओमेगा। तो अपना क्या हो जाएगा? आपका f हो जाएगा क्या था? क्या था? v/2πr था f। v/2πr यही तो था ना। f बराबर अभी देखो प्रीवियस स्लाइड में ये देखा था v/2πr। तो यहाँ से सोच के देखो v/r की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा। तो f बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा/2π। तो सोच के देखो यहाँ से ओमेगा क्या आएगा? 2πf, है ना। तो इसको बेसिकली कोणीय वेग या अपन क्या बोलते हैं? कोणीय आवर्ती। तो ये संबंध हो गया आवर्ती और कोणीय आवर्ती, या बोल सकते हैं आवर्ती या कोणीय वेग में, है ना। एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो अपन पढ़ रहे हैं एक समानुवर्ती गति, यहाँ पे अपन कोणीय वेग और कोणीय आवर्ती एक ही बात है। पर जब अपन क्या पढ़ रहे होंगे? SHM सरलावत गति, तो वहाँ पे अपने सरलावत गति में अपन जब कोणीय सरलावत गति पढ़ेंगे, जैसे पेंडुलम की गति, वहाँ ध्यान रखना कोणीय आवर्ती और कोणीय वेग में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो बताया जाएगा आपको, है ना। ये दोनों थोड़ा डिफरेंट होता है ना। पर यहाँ पे अपन दोनों को एक बोल सकते हैं, कोणीय आवर्ती या कोणीय वेग। तो ओमेगा बराबर क्या आ गया? 2πf। अब देखो इसको अपन थोड़ा सा ये फॉर्मूला बना, इसको अपन लॉजिक से भी समझ सकते हैं। कैसे भाई? कोणीय वेग क्या होता है?
1 सेकंड में कितना घूम गए, मैंने बताया था ना कोणीय वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटा समय। तो 1 सेकंड में अपन कितने रेडियन से घूम गए वही अपना क्या होगा कोणीय वेग। अच्छा टी क्या है, 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। टी बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। जैसे मान लो चक्कर एफ हो गया ना, ये चक्करों की संख्या। अच्छा एक चक्कर में कितना घूम जाते हैं 2 पाई, एक चक्कर में 2 पाई। तो एक चक्कर में अपन घूमे 2 पाई, तो एफ चक्कर में कितने घूमेंगे 2f, ठीक है ना। अच्छा ये क्या हो गया, एफ क्या है 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, मतलब 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहे हैं। एक चक्कर को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक चक्कर में कितना घूम जाते हैं 2 पाई, तो टोटल कितना घूम जाएंगे 2 पाई एफ। कितने समय में 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितने घूमे वही तो आपको क्या देता है कोणीय वेग। तो अपन सिंपली ऐसे लॉजिक से समझ सकते हैं ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा आपका 2f। अगेन रिपीट कर दे रहा हूं, एफ क्या बताता है 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। अच्छा एक चक्कर में कितना घूम जाते हैं 2 पाई, तो टोटल कितना घूमेंगे 2 पाई एफ, है ना। और 1 सेकंड में कितना घूमे टोटल अपन 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ 1 सेकंड में कितना घूम गए वही अपने को क्या बताता है ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होता है 1 सेकंड में कितने एंगल से अपन घूम गए। तो ये बेसिक आपका। अब सिंपली जैसे मान लो कि आपसे कोई बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए, बिल्कुल आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे मान लो कि एक कण वर्ताकार पथ पर 1 मिनट में, वर्ताकार पथ पर 1 मिनट में 1200 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगाता है, लगाता है। तो कण की आवृत्ति होगी, कण की क्या होगी आवृत्ति होगी। सिंपल कर सकते हैं अपन क्या भाई, वर्ताकार पथ पर 1 मिनट में 1200 चक्कर लगाता है, अपने को कितने में चाहिए 1 सेकंड में। 1 सेकंड में लगाई गई चक्रों की संख्या, क्योंकि हम जानते हैं बराबर क्या होता है 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। एफ मतलब आवृत्ति, 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, ये अपन जानते हैं। अब 1 सेकंड में अगर अपने को चक्कर लगाने हैं, 1 सेकंड में अपने को क्या निकालने हैं चक्कर निकालने हैं, तो क्या करेंगे 1 सेकंड में, चूंकि अपन देख क्या रखा है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है 1 मिनट में चक्कर लगाता है 1200, तो 1 सेकंड में कितने लगाएगा, कितना हो जाएगा 1200 बट्टे 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, ये सेकंड से लौटा 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 20। तो अपनी आवृत्ति कितनी आ जाएगी 20 हर्ट्ज, कितनी आ जाएगी 20 हर्ट्ज। सिंपल है भाई, है ना। तो ये मैंने बताया आपको, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपने को क्या याद रखना है आवृत्ति क्या होती है 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। अच्छा आपसे कोई पूछे कि इसमें इस केस में कण का टोटल विस्थापन, कोणीय विस्थापन कितना होता है, कोणीय विस्थापन क्या होता है, सॉरी कोणीय वेग। इस केस में पूछता है कि कोणीय वेग, एक कण वर्ताकार पथ पे 1200 चक्कर लगाता है 1 मिनट में, तो 1200 चक्कर में कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई 1200 इंटू 2 पाई, क्योंकि एक चक्कर में कितने कोण से घूमते हैं अपन 2 पाई से, तो टोटल विस्थापन कितना हो जाएगा कोणीय विस्थापन 1200 गुना 2 पाई, तो मतलब कितना हो जाएगा 2400 पाई। कितना हो जाएगा 2400 पाई। तो देखो क्या क्या पूछी जा सकती है उसमें, कुल विस्थापन 2400 पाई, आवर्ती कितनी आई अपन ने अभी निकाली 20 हर्ट्ज। अच्छा आपसे कोई पूछे कि कोणीय आवर्ती तो क्या हो जाएगी, इसी में पूछे आपसे कोणीय आवर्ती या कोणीय वेग, कोणीय वेग तो ओमेगा जानते हैं, ओमेगा बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन अभी अपन ने देखा कितना आया था 1200 गुना 2 पाई, 1200 गुना 2 पाई, यही तो आया था। डेल्टा थीटा कितना आया था 1200 गुना 2 पाई रेडियन। और टाइम कितना लगा, अच्छा समय हमेशा सेकंड में लेना है, किस में लेना है सेकंड में, तो सेकंड में लेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 पाई समय 60, ये से कैंसिल कितना आ जाएगा है ना 20, तो कितना आ जाएगा ओमेगा बराबर आएगा 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। और वो अपन डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कहाँ से यहाँ से भी, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या तो 2 पाई, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई तो करना है, तो वही आएगा सेम। समझ पा रहे हो फिर। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए आपसे 3 चीजें पूछ सकती है, कुल विस्थापन, कोणीय वेग या कोणीय आवर्ती, या फिर आपसे पूछा सकता आवर्ती, या फिर आपसे पूछा सकता आवर्तकाल। आवर्तकाल भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो निकाल सकते हो, इसका उल्टा कर दो। तो यहाँ से अगर आवर्तकाल पूछेगा तो टी बराबर क्या हो जाएगा 1/f, तो बराबर कितना आ जाएगा 1/20, मतलब कितना आएगा 0.05 है ना, 0.05 आएगा ना, 20/100 है ना सेकेंड।
सिंपल है ना, तो ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था अपना एक समान एक गति में अपने बिल्कुल आज बेसिक पढ़ा है, बिल्कुल क्या पढ़ा है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ी है। अब क्या करेंगे अपन इसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे है ना, तो देखते हैं भाई अपन क्वेश्चंस इसके। देखो सबसे पहले क्वेश्चन है इसमें, देखो ये देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समान वर्तीय गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नियत नहीं रहती। अपने वो बतानी जो नियत नहीं रहती। चाल सबसे पहले चेक करते हैं, चाल, हाँ चाल क्या रहती है, अभी अभी अपने पढ़ा क्या रहती है, नियत रहती है, ये नियत होगी भाई। नहीं रहती वो पूछा। संवेग चेक करते हैं एक बार, द्रव्यमान नियत, गतिज ऊर्जा अपन जानते क्या रहती है, नियत, अभी भी पढ़ा अपन ने। इसका मतलब संवेग क्या होता है, हाँ ये परिवर्तनशील होती है, ये क्या होती है, परिवर्तनशील। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर क्या हो जाएगा अपना बी, तो बी अपना इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर। वो पूछिए तो नियत नहीं रहती, तीन राशि नियत रहती है, संवेग नियत नहीं रहता। नेक्स्ट देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी एक समान वर्तीय गति में देखो कोणीय वेग तथा कोणीय संवेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं। सही है गलत भाई, अभी अपने पढ़ा कोणीय वेग मतलब ओमेगा, कोणीय संवेग मतलब एल, अपने पढ़ा था ये ओमेगा एल बराबर आई ओमेगा पढ़ा था। ये दोनों ही परिवर्तनशील होते हैं, नहीं दोनों ही क्या होती है, नियत, अभी अभी पढ़ा अपने, ये तो सही नहीं है। कोणीय वेग बदलता रहता है, कोणीय संवेग नियत रहता है, नहीं ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोणीय वेग और कोणीय नियत दोनों ही नियत रहते हैं, कोणीय वेग और कोणीय संवेग दोनों ही क्या रहते हैं, नियत रहते हैं। कोणीय वेग तथा कोणीय संवेग दोनों नियत रहते हैं, हाँ ये सही है, कोणीय वेग तथा कोणीय संवेग दोनों क्या होते हैं, नियत होते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कोणीय संवेग बदलता है पर कोणीय वेग, कोणीय संवेग बदलता है पर कोणीय वेग नियत रहता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा अपना, सी, है ना। सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, थोड़ा ध्यान रखेंगे है ना। नेक्स्ट देखो इसमें देखो जब कोई वस्तु वर्ताकार मार्ग में गति करती है तब लगने वाले बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि जब कोई वस्तु क्या करती है, वर्ताकार मार्ग में गति करती है तब लगने वाला बल कोई कार्य नहीं करता। किस बल की बात कर रहा है ये, किस बल की बात कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल की, है ना। तो अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य अभी भी पढ़ा अपन ने, क्या होता है, शून्य होता है। तो यही पूछ रहा है कि कोई कार्य नहीं किया जाता, वो क्यों नहीं किया जाता, वस्तु का विस्थापन शून्य होता है, हाँ यही कारण है इसका। कोई परिणामी बल नहीं विद्यमान नहीं, ये गलत है। ऐसा परिणामी बल तो होता है कि नहीं होता है भाई, अपना जो mv²/r अभिकेंद्रीय बल तो होता है। तो बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं, बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं, सॉरी ये गलत होगा आपका, वस्तु का कोई विस्थापन शून्य होता है, ये गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ध्यान से देखेंगे, देखो अपन ने जल्दीबाजी में कर दिया ना, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वस्तु का विस्थापन शून्य, वस्तु का विस्थापन शून्य होता है, जरूरी नहीं, क्योंकि देखो अगर कोई पार्टिकल पूरा पथ कर लेगा, एक पूरा चक्कर लगा लेगा तो विस्थापन जीरो, मान लो पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ तक गया, तो अब क्या आप विस्थापन जीरो बोल सकते हो, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, क्या विस्थापन जीरो होगा, नहीं होगा। पर यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या क्या कार्य, तो हमेशा ही क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका कारण ये नहीं है कि विस्थापन जीरो है, विस्थापन जीरो नहीं है, ये तो स्टेटमेंट गलत है ना। किया गया कार्य सामने से दिया क्वेश्चन में कि किया गया कार्य जीरो, कोई कार्य नहीं किया जाता, मतलब किया गया कार्य शून्य है, वो क्यों, उसका कारण बता रहे हैं। क्या विस्थापन शून्य होता है, नहीं विस्थापन तो होगा, हाँ पूरा एक चक्कर लगा देगा तो अलग बात है, जीरो होगा। पर उसमें भी अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि कभी भी अपन ऐसा नहीं करते। देखो पार्टिकल, देखो ये अच्छी चीज़ है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्योंकि मान लो पार्टिकल घूम के यहाँ से ऐसे पूरा चक्कर लगा दिया, अब आपसे कोई पूछे कि विस्थापन कितना, तो आप बोलोगे जीरो, आपका बोलोगे विस्थापन जीरो। पर सोच के देखो इतना विस्थापन हुआ, पर हर एक पॉइंट पे देखना पड़ेगा अपने को, छोटे छोटे इस वर्ताकार पथ को अपने को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो बल की दिशा हमेशा फिक्स नहीं है। देखो यहाँ पर होगा तो उस बल की दिशा ऐसी होगी, यहाँ पे होगा तो ऐसी होगी, यहाँ पे होगा तो ऐसी होगी, है ना, ऐसे चेंज होती रहेगी। बल की दिशा हमेशा क्या होती है, चेंज होती रहेगी, है कि नहीं है। तो अगर बल की दिशा चेंज हो रही है तो अपन डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, बल ले लो और डॉट विस्थापन कर दो, है ना। तो ये ध्यान रखना है अपने को। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है कि विस्थापन जीरो होगा। अगर पूरा चक्कर भी लगा देगा, पूरा चक्कर भी लगा देगा तो विस्थापन तो जीरो हो जाएगा। पर उस केस में भी किया गया कार्य जीरो होने का कारण विस्थापन जीरो नहीं होगा। कारण हमेशा क्या रहेगा, यही कि बल और विस्थापन हमेशा परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। यही आंसर होगा, इसका ध्यान रखेंगे। कोई परिणामी बल नहीं कार्य करता, ये भी है, क्योंकि बल तो हमेशा लगेगा, परिणामी बल ऐसा थोड़ी है जीरो है। अगर परिणामी बल जीरो ही होता तो कण वर्ताकार पथ पे गति नहीं करता, क्योंकि किसी भी पार्टिकल को अगर वर्ताकार पथ पे गति करानी है तो कोई ना कोई बाहर से बल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी सही नहीं है। बल हमेशा केंद्र से दूर की ओर लगता है, ये भी गलत है। हमेशा कहाँ लगता है, केंद्र की
तरफ लगता है, हमेशा केंद्र की तरफ लगता है, तो क्या हो जाएगा, बल तथा विस्थापन परस्पर क्या होंगे, लंबवत होते हैं। ये इसका स्टेटमेंट होगा। वस्तु का विस्थापन शून्य होगा, ये स्टेटमेंट गलत है, ध्यान रखेंगे भाई, है ना, पढ़ा था अपन ने। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या अपना एक कण नियत चाल v से r त्रिज्या के वर्त में गति कर रहा है। यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तब चाल वही बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होगा, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होगा, है ना। तो जैसे मान लो कि कण का द्रव्यमान है, मतलब अभिकेंद्रीय बल कितना होता है अपना, mv² r, यही होता है। अब क्या कर रहा है कि त्रिज्या r गति कर रही थी, त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, त्रिज्या को अपने को दोगुना करना है और चाल उसकी वही रखनी है, त्रिज्या को क्या करना है, दोगुना। तो जो f डैश तो नहीं होगा, आवश्यक अभिकेंद्र, चाल अपने को वही रखनी है, तो f डैश देखो, f डैश बल कितना लगाएं कि इसकी त्रिज्या क्या हो जाए, चाल तो वही रही, द्रव्यमान भी चेंज नहीं होगा, त्रिज्या कितनी हो जाए, 2r हो जाए, कितनी हो जाए, 2r हो जाए। तो अगर त्रिज्या को अपने को क्या करना है, डबल, त्रिज्या को कितना करना है अपने को, डबल, और चाल वही बनाए रखनी है, चाल तो वही रखनी है पर त्रिज्या को क्या कर देना है, दोगुना, तो दोगुना कर दिया अपन ने। तो पूछ रहा है कि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कितना होगा, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, m² fc, तो f dc कितना आ जाएगा, देखो fc/2, तो अभिकेंद्रीय बल कितना करना पड़ेगा भाई साहब अपने को, है ना, ये उल्टा कर लेते, क्या हो जाएगा, fc डैश जो आपका होगा कितना हो जाएगा, fc/2, मतलब पहले का कितना हो जाएगा, आधा। कौन सा ऑप्शन देखना अपने को, आधा। कहने का मतलब एक समानुवर्ती पथ पे घूम रहा है, उसको त्रिज्या आपको दुगनी करनी है, तो बल को कितना करना पड़ेगा, त्रिज्या को, चाल तो वही रखनी है अपने को, त्रिज्या को डबल कर देना, तो बल कितना, तो बल अपने को आधा करना पड़ेगा अगर त्रिज्या को दोगुना कर रहे हैं। अगर त्रिज्या को क्या कर रहे हैं अपन, दोगुना, आपके सामने देखो, है ना, ये चीज ध्यान, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, m द्रव्यमान को कोई कण r त्रिज्या के क्षैतिज वर्त में एक समान चाल v से गति कर रहा है। m द्रव्यमान का कोई कण r त्रिज्या के क्षैतिज वर्त में एक समान चाल v से गति कर रहा है। एक बिंदु से प्रारंभ कर व्यास के विपरीत बिंदु पर पहुंचने पर इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन mv²/4 होगा। संवेग f परिवर्तित नहीं होगा, संवेग में परिवर्तन 2mv होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन mv² है। ये थोड़ा सा चेक करना है अपने को। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की पार्टिकल कोई ऐसा एक कोई वर्तीय गति कर रहा है जिसकी त्रिज्या मान लो r है, और देखो व्यास के देखो विपरीत बिंदु, जैसे मान लो ये बिंदु P है, तो इसका व्यास का विपरीत बिंदु कहाँ होगा, ये बिंदु आपका Q होगा। अब यहाँ पे इसकी रफ्तार देखो ऐसी होगी, मान लो घूम ऐसे रहा है ओमेगा से, तो यहाँ पे भी ऐसे होगा। तो आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे संवेग कितना है, यहाँ पे संवेग कितना होगा, संवेग कितना होगा, mv, समझ पा रहे हो। अगर द्रव्यमान पार्टिकल का है मतलब संवेग ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा, इसको अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में लूँ, किस में लूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो अगर ये आपका आई कैप है, इधर ऊपर की तरफ जे कैप है, तो नीचे की तरफ भी जे कैप और इधर माइनस का है, ऐसे ही लिखूंगा। तो मैं इसको क्या लिखूँ, जे कैप ऐसा लिख दूंगा भाई, इसको मान लेता हूँ P1, क्या है P1, तो संवेग मैं ऐसे ही लिखूंगा। अब व्यास के विपरीत, तो यहाँ आएगा तो पार्टिकल की वेग कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे अगर मैं P2 संवेग लिखूँ तो कितना होगा, mv, और क्या एरो कहाँ लगाऊंगा, माइनस जे कैप, कहाँ होगा, माइनस जे कैप, समझ पा रहे हो। तो पहले संवेग था mv ऊपर की तरफ, अब संवेग है mv नीचे की तरफ, तो चेंज कितना है टोटल, तो चेंज अपन जनरली क्या निकालते हैं, डेल्टा p, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो P2 माइनस से P1, तो कितना आ जाएगा। अगर इसका मोड अगर चेक करना चाहें, ये अगर वेक्टर फॉर्म में, तो P2 कितना, माइनस mv तो बाहर ले लेंगे अपन, माइनस जे कैप और माइनस जे कैप, ऐसे ही आएगा ना, माइनस क्यों लगा, देखो P2 ऑलरेडी माइनस था, माइनस और माइनस P1, ये प्लस का तो माइनस, तो कितना आएगा, डेल्टा P कितना आएगा, डेल्टा P आपका आ जाएगा -2mv जे कैप ना। अगर इसका मैं मोड लूंगा तो कितना आ जाएगा, 2mv। तो संवेग में परिवर्तन कितना आ रहा है, 2mv। सिंपली पहले ऐसे था, अब ऐसे तो डबल हो गया। देखो तो संवेग में परिवर्तन कितना, ध्यान रखना है, ये परिवर्तन है 2mv। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा में, चूंकि जानते हैं एक समान वर्तीय गति में गतिज ऊर्जा में तो कोई चेंज होता ही नहीं, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत हो गए।
बोल रहा संवेग में परिवर्तन नहीं होता, ये वैसे गलत होगा, तो इसमें बिना निकाले भी आंसर दे सकते हो अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है नहीं, संवेग परिवर्तित नहीं होता, ये स्टेटमेंट भी गलत अपने आप में। क्यों? क्योंकि अभी अपन जानते हैं संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, क्योंकि वेग बदलता है तो संवेग भी बदलेगा। तो अगर आपको निकालना भी नहीं है, आपको इस क्वेश्चन में निकालना ही नहीं, देखो बेसिक से कर सकते हो आप। अगर आपको 5 से 6 प्रॉपर्टी एक समानुवर्ती गति की पता है तो आप क्या करोगे, ऑप्शन से एलिमिनेट कर दोगे, 3 ऑप्शन कट हो गए तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे इसमें ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक कण 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त में 2 चक्कर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। अब देखो ये यहाँ वर्त तो देखो, यहाँ पे वर्त तो देखो क्या दिया आपको, यहाँ पे वर्त तो देखो आपको चाल दिया है ना। तो दो चक्कर पर सेकंड मतलब क्या है, ये कोणीय चाल है। कौन सी चाल है, कोणीय चाल, कोणीय चाल या कोणीय वेग, ध्यान रखेंगे। से गति कर रहा है तो कण का त्वरण। अब देखो त्वरण में भी आपको एक चीज ध्यान रखनी, त्वरण अभी अपन ने क्या पढ़ा, एक समानुवर्ती गति में एक ही टाइप का त्वरण होता है, उस त्वरण को बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण AC, उसकी वैल्यू होती है v²/r। अब चूंकि अपन एक चीज और जानते हैं, v बराबर ओमेगा r, AC कितना हो जाएगा, सोचो, ω²r² डिवाइड बाई r, r से r कैंसिल आउट, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा ω²r। तो ये याद होना चाहिए आपको, v²/r या ω²r। ठीक भाई, इतना समझ आ रहा है। अब r त्रिज्या भी अपने को दे रखी है, ओमेगा भी अपने को दे रखा है। देखो ओमेगा दे रखा है, अब ओमेगा अपने को दे रखा है। देखो हमेशा ओमेगा ध्यान रखना, अपन जब भी ये पैरामीटर रखेंगे, जैसे विस्थापन लेंगे तो अपन विस्थापन को लेंगे रेडियन में, वेग को लेंगे, कोणीय वेग को लेंगे रेडियन पर सेकंड में, कोणीय त्वरण को लेंगे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। अब एक चक्कर, अब चूंकि देखो दे रखा 2 चक्कर, ये अच्छी चीज है, याद होना चाहिए आपको, है ना। बच्चे देखो ऐसे कन्वर्ट करने में दिक्कत होती है इनको ज्यादा। देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कोई हार्ड नहीं होते हैं, बस बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर बेसिक्स पता है तो आपके क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। 2 चक्कर, अब चूंकि जानते हैं एक चक्कर में कितना घूम जाते हैं अपन, 2 पाई। तो मैं चक्कर की जगह हमेशा याद रखो, जब भी कोऑर्डिनेट को मतलब कोई क्वेश्चन दे रखा है उसमें चक्कर आ गया तो उसको आपको रेडियन में बदलना, तो चक्कर की जगह पर 2 पाई पुट कर दो। कितना पुट कर दो, 2 पाई। तो मैं इसको ओमेगा करूंगा, कितना हो जाएगा, 2 × 2 पाई। अब किस में आ गया, चक्कर की जगह रेडियन लिख दूं, डिवाइड बाई सेकंड। अब आ गया भाई, रेडियन पर सेकंड में आ गया अपना ओमेगा, यही चाहिए था अपने को। ओमेगा किस में चाहिए अपने को, रेडियन पर सेकंड में। अब क्या था, अब तो वैल्यू रखनी है, सोल्व करना है, वैल्यू रखो। तो AC कितना आ जाएगा, ω² मतलब 4 पाई का होल स्क्वायर इंटू r देखो सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो मीटर में बदलेंगे 100 का भाग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 25 चौक 100 और ये 4 चौक 16, 16 से 4 2 बार गए तो कितना आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर। आंसर क्या आएगा आपका, 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड। आंसर क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, AC आंसर, AC ऑप्शन करेक्ट होगा ना। यहाँ मीटर पर सेकंड लिख सकते हो आप, है ना, स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उनका क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर। सिंपल है, देखो ना। तो इसमें देखो बाकी सब सही था, बस ये उन्होंने क्या किया, रेडियन पर सेकंड में देखे ऐसे चक्कर में दे दिया। तो चक्कर जब भी अपन जानते हैं एक चक्कर में कितना घूम जाते हैं, 2 पाई। तो बेसिकली अपने वहाँ पर 2 पाई पुट किया, सोल्व किया, ठीक है ना। तो ये सिंपल आपको देना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है, एक पिंड त्वरण A से वर्तीय पथ में गति कर रहा है, यदि उसका वेग दुगुना कर दिया जाए तथा दोनों ही स्थितियों में पिंड के त्वरणों का अनुपात होगा वेग बदलने के बाद तथा वेग बदलने से पहले। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि एक पिंड, एक वर्तीय गति, जैसे एक पिंड आपका वो क्या कर रहा है, एक पिंड आपका वो क्या कर रहा है बेसिकली A त्वरण से है, तो A तरफ अंदर की तरफ होगा ना, अभिकेंद्रीय त्वरण दे रखा, वो ऐसे V से दौड़ रहा है। मान लो पहले V से दौड़ रहा था, गति कर दी, उसका वेग दुगुना कर दिया जाए ना पिंड, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R। तो यहाँ से त्वरण क्या लिखूंगा, जैसे इसको मैं A1 मान लूँ, पहले वाला A1, ये A1 आपको पहले वाला त्वरण है ना, क्या कर रहा है, देखो वेग बदलने से पहले, पहले मान लो स्थिति ये थी, V1 V था, त्वरण पहले वाला A1 A था, तो A1 कितना आ जाएगा, देखो A1 बराबर A बराबर क्या लिखोगे, v²/r, तो v²/r, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब नए केस में अपन ने क्या किया कि यदि उसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो दोनों स्थितियों में वेग को त्वरण का अनुपात है। त्रिज्या तो देखो वर्तीय गति कर रहा था, तो त्रिज्या तो नहीं है, अब वेग अपन ने डबल कर दिया, वेग कितना कर दिया, डबल कर दिया। तो सेकंड केस में क्या कर दिया, अपन ने वेग डबल कर दिया, तो त्रिज्या वही रखी, और ये त्वरण मान लो A2 है, A1 तो ये था गिवन है क्वेश्चन में पहले, तो बाद में कितना हो गया, ये दोनों का अनुपात पूछा, A1 A2 का अनुपात पूछा आपसे, A1 A2 का आपसे क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो अब मान लो पार्टिकल 2V से दौड़ रहे हैं, ये तो बोला देखो
2 गुना कर दिया। तो अब यहाँ से लिखो A2 को क्या लिखोगे v²/r, मतलब 4v²/r। अब A1 A2 का रेशियो लो। क्या बोला, वेग बदलने के बाद व वेग बदलने से पहले, मतलब A2/A1 पूछा है। क्या पूछा, A2/A1, ये तो पूछा है। वेग बदलने के, देखो वेग बदलने के बाद तथा वेग बदलने से पहले इनका अनुपात। तो बदलने के बाद तो A2 था, पहले A1 था, दोनों का रेशियो ले लो। तो 4v²/r अपॉन v²r ऊपर चला जाएगा, r से r कैंसिल आउट, v से v कैंसिल। तो अनुपात क्या आएगा, 4:1। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 4:1। तो आंसर क्या होगा आपका डी, 4:1। कितना आएगा, 4:1। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है इसमें, 1 मिनट में 120 चक्कर लगाने वाले गति पालक चक्कर का कोणीय चाल होगी। कोणीय चाल बेसिकली पूछिए, कोणीय चाल है ना। तो कोणीय चाल तो क्या होती है, कोणीय चाल या कोणीय वेग ओमेगा जानते हैं अपन, कुल विस्थापन बटे कुल समय। अच्छा, कुल विस्थापन कितना हुआ, 120 चक्कर है ना। अब रेडियन में रखना, चक्कर की जगह क्या करेंगे, अगर रेडियन बदलना तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, 120 × 2 पाई। अब ये रेडियन में आ गया, किस में आ गया, रेडियन में आ गया भाई। ठीक भाई, समझ आ रहा है। 120 × 2 पाई, सॉरी 2 पाई करेंगे ना, इंटू क्या करेंगे 2 पाई, चक्कर की जगह 2 पाई रखेंगे। तो अब ये रेडियन में आ गया। नीचे टाइम सेकंड में रखना है, 1 मिनट है, मिनट मतलब 60 सेकंड आ गया। अब क्या था, देखो कैंसिल आउट हो जाएगी इससे, ये 2 बार, तो कितना आएगा 4 पाई। आंसर क्या आएगा, रेडियन पर सेकंड। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 पाई। तो कौन सा ऑप्शन, देखो 4th ऑप्शन है आपका, क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक भाई, सिंपल क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट, ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, जब एक वस्तु अचर चाल से वृत्त के अनुदिश गमन करती है तब इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता। हाँ भाई, सही लग रहा है, ये सही है। इसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, नहीं ये गलत है। त्वरण होता है कि नहीं होता है, होता है। कौन सा, अभिकेंद्रीय त्वरण, अभी भी पढ़ा। परिमाण क्या होता है, v²/r। इस पर कोई बल नहीं लगता, ये भी गलत, क्योंकि त्वरण होगा तो बल भी होगा। बल कौन सा होता है, अभिकेंद्रीय बल। इसका वेग अचर होता है, नहीं ये भी गलत। वेग क्या होता है, अचर होता है। अचर का मतलब नियत, अचर का मतलब नियत। तो नियत थोड़ी होता है वेग, चाल नियत होती है, वेग तो परिवर्तनशील होता है, मतलब चर होता है। तो ये भी गलत। तो कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, है ना। तो एक समानुवर्ती गति के जो बेसिक अपने 5 से 7 जो पॉइंट पढ़े हैं शुरू में, बेसिक वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, तो उनको आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन आज का, ये देखो इसमें क्या बोल रहा है कि समान द्रव्यमान की 2 कण क्रमशः R1 तथा R2 त्रिज्याओं के वर्ताकार पथों पर घूम रहे हैं, उनकी चालें समान है, उनके अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात होगा। तो सिंपली देखो, ये त्रिज्या मान लो R1 है, V से चल रहा है, तो F1 कितना होगा, पार्टिकल का द्रव्यमान, समान द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान m है, क्या लिखोगे mv²/r1। ऐसे मान लो कोई दूसरा पार्टिकल है, इसकी त्रिज्या R2 है, द्रव्यमान इसका भी m है और ये भी V से ही दौड़ रहा है, तो इसका F2 कितना लिखेंगे, mv²/r2। यहाँ R1 था, ये R2, ऐसे ही है ना, ये दे रखा है, समान द्रव्यमान है और समान चाल है दोनों की, है ना। तो ऐसा फॉर्म, अब दोनों का अनुपात होता है, तो उनके अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात। तो F1/F2 पूछा है अपने को, तो क्या हो जाएगा, देखो F1/F2 कितना हो जाएगा, तो क्या जाएगा, mv² mc कैंसिल आउट हो जाए, तो क्या जाएगा R2/R1, कितना जाएगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। ये अपन डायरेक्ट बोल सकते थे कि अभिकेंद्रीय बल होता है वो किसके समानुपाती होता है, R के इनवर्सली होता है ना। तो जहाँ त्रिज्या ज्यादा होगी वहाँ फोर्स कम होगा, है ना। तो R2/R1, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, R2। तो ए इज करेक्ट आंसर, है ना। सिंपल क्वेश्चन था। तो ये थे 10 क्वेश्चन सिंपली, है ना। बाकी अब आपको क्या करें, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन और दिए जाएंगे PDF के थ्रू, तो आप उनसे क्या करेंगे, उनसे प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, है ना। अच्छे क्वेश्चन मैंने करवा दिए 10, बाकी आपको 25 क्वेश्चन और मिलेंगे, उनको आप सोल्व करेंगे। ठीक है भाई।